आज हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध और सेल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सेल क्या होता है ये देखते हैं। इसको विद्युत सेल भी कहा जाता है, विद्युत अपघटनी सेल भी कहते हैं। सेल आपने देखा ही होगा, है ना। तो सेल उस युक्ति या उपकरण को कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्लियर। अब किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह को अनवरत यानी कंटिन्यू बनाए रखने के लिए जिस उपकरण का जरूरत होता है वह कहलाता है सेल या विद्युत अपघटनी सेल। इसका संकेत ये है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ओके, तो यह जो है धन इलेक्ट्रोड हो गया और यह ऋण इलेक्ट्रोड हो गया। फिर यह एक विद्युत अपघट्य में यह रहता है उसके अंदर। क्लियर। या हम इसको इस तरह से, ये तो बैटरी का है, हम इस रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया सेल। अब हम आंतरिक प्रतिरोध के बारे में देखते हैं। जब सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। हमको पता है कि सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखा हमने, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड होते हैं। और यह जो है विद्युत अपघट्य में यह रहता है उसके अंदर में। तो वहाँ पर विद्युत अपघट्य रहते हैं वह विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करते हैं उसे ही उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। क्लियर। और हम ये भी जानते हैं कि जब किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक उसके मार्ग में जो रुकावट या अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार जब विद्युत धारा किसी सेल में से बहती है तो सेल भी उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसे ही उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। मैं इस बात को एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जब किसी चालक में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक उस मार्ग में, किसके, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहा जाता था। ये हमने देखा है। अब यहाँ पर उसको बाह्य प्रतिरोध कहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब विद्युत धारा किसी सेल में से होकर जाती है, ठीक, तो सेल भी उस विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, तो उसे ही उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। ओके, इसको स्मॉल r से दर्शाया जाता है और बाह्य प्रतिरोध जो चालक वाले से क्या था उसे कैपिटल R से दर्शाया जाता है और इसका भी मात्रक ओम होता है। क्लियर। आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ ऐसा माना जाता है। जैसे आप देख लीजिए, मैं अभी इसके लिए दो तरीके से परिपथ बनाना आपको बताऊंगी। ये सेल है, धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, और इस प्रकार यहाँ पर इसका यह विद्युत वाहक बल है। अभी आगे मैं विद्युत वाहक बल के बारे में भी बताऊंगी। क्लियर। तो यहाँ पर इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसी का आंतरिक प्रतिरोध है ये R। क्लियर। इसके साथ यह जो है अगर हम इंटरनली देखें तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जाता है। ओके, ऐसा न दर्शाकर यहीं पर भी R लिख सकते हैं, स्मॉल r, लेकिन आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ऐसा दर्शाया। तो इस प्रकार ये वाला जो हिस्सा है ये सेल का ही हुआ और इसके साथ ये श्रेणी क्रम में है। अब यहाँ पर हमको धारा प्रवाहित करनी है तो इधर पहले हम यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध लगाएंगे और कुंजी लगाएंगे। क्लियर। डॉट है यानी यह जो है बंद परिपथ में है, यानी यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, तो धारा कैसे प्रवाहित होती है, यहाँ पर इस प्रकार से होगी, इस तरह से। तो इस प्रकार से पहला परिपथ हम बना सकते हैं, इस प्रकार से। और अभी मैं दूसरे तरीके से इसी परिपथ को दूसरे तरीके से बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इधर बैटरी ले लिया, सेल, धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, इसका आंतरिक प्रतिरोध R, यहाँ से हम कुंजी लगा दिए, इसके साथ यह श्रेणी क्रम में है, दिख रहा है। उसके बाद बाह्य प्रतिरोध
क्योंकि हमारी आदत विद्युत परिपथ इस तरह से बनाने की होती है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। ओके, इसी तरह से हम आगे यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से यह ऐसा इस तरह से है कुंजी, तो मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पर बंद परिपथ है, धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से, इस दिशा में इस तरह से। तो हम किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित अगर विद्युत परिपथ बनाना चाहें तो हम इन दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेल के का आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। यह किसी सेल का होता है आंतरिक प्रतिरोध। ओके, अब हम किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक का मान निकालते हैं। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं और किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को आप समझाइए। तो पहले इस 5 पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत। फर्स्ट पॉइंट है कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, जिसमें विद्युत अपघट्य यानी सॉल्यूशन होता है विलयन, और जिसमें इलेक्ट्रोड्स डूबे हुए रहते हैं। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध डालने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। प्रतिरोध डालने वाले यानी रुकावट डालने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर सपोज हम इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से और कंसंट्रेशन यानी सी सांद्रता को हम सी से दर्शाएं, तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सी, यानी सांद्रता बढ़ा विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ते जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, दोनों इलेक्ट्रोड्स आप देखे होंगे इस तरह से, ये धन इलेक्ट्रोड और ये ऋण इलेक्ट्रोड। इस प्रकार से यहाँ पर यह जो है विद्युत, ये यहाँ पर विद्युत अपघट्य है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी पर अगर उसको हम स्मॉल डी से लेते हैं, दर्शाते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध आर है, तो इसको देखते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर बढ़ाई जाती है तो उनके बीच विद्युत अपघट्य की मात्रा, यहाँ पर इन दोनों के बीच विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ जाएगी अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो दोनों के बीच का। तो इस प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। क्लियर? तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्मॉल डी। विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल। यदि विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का प्रभावी क्षेत्रफल अगर अधिक है तो विद्युत अपघट्य में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, क्षेत्रफल पर किस तरह से वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो यदि हम क्षेत्रफल को कैपिटल ए से अगर शो करें तो आर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए हो जाएगा, यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के प्रभावी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं कि विद्युत अपघट्य के ताप पर किस प्रकार प्रभावित करता है। तो हम यहाँ पर विद्युत अपघट्य के ताप पर देखते हैं कि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की श्यानता कम हो जाती है। श्यानता के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी उसकी श्यानता कम हो जाती है। विद्युत अपघट्य के ताप पर भी निर्भर करता है। तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की श्यानता कम हो जाती है, यानी उसका गाढ़ापन कम हो जाता है, जिससे आयनों की वहाँ पर जो आयन्स रहेंगे विद्युत अपघट्य में, तो उन आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। तो गतिशीलता बढ़ जाती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इस प्रकार आंतरिक प्रतिरोध को आर स्मॉल आर से, और अगर हम यहाँ ताप को कैपिटल टी से दर्शाएं तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने पर अगर बढ़ता है या ताप बढ़ता है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है। तो एक दूसरे के ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है चालकता, यानी विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। तो चालकता को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, हम देख चुके हैं पहले। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि यदि
उसकी विद्युत अपघट्य की प्रकृति यानी चालकता पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, तो इस प्रकार से ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कीजिए और आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। ये अब हम विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ऐसा बल जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, या इसको ईएमएफ से भी डिनोट किया जाता है। आप यहाँ पर इसको समझने के लिए हमको हम डायग्राम लेते हैं विद्युत परिपथ, जिसमें मैंने एक सेल लिया है। सेल में यहाँ पर ये धन और ये ऋण सिरे हैं। इससे मैंने यहाँ पर एक बाह्य परिपथ यहाँ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर कुंजी है, और कुंजी ऐसा है, मतलब आप समझिए यह ओपन कुंजी है। ओपन कुंजी यानी कि परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और यहाँ पर सेल ऐसा है, कुंजी जब ओपन है यानी सेल ऐसे ही सेल है जो यूज़ में नहीं है, यानी यह परिपथ से कनेक्टेड तो है लेकिन यह परिपथ अभी यहाँ पर ओपन सर्किट है, यानी खुला परिपथ है, यानी यहाँ पर यह उपयोग में नहीं है, उस कंडीशन में है। यानी विद्युत वाहक बल जब सेल परिपथ में, ओपन परिपथ में रहता है, खुले परिपथ में रहता है और यहाँ पर धारा नहीं प्रवाहित होती रहती है, यानी सेल से धारा नहीं लिए जा रहा रहता है, उसी समय उस स्थिति का यह विद्युत वाहक बल होता है। यानी कि जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो अधिकतम विभवांतर होता है उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब ये अधिकतम विभवांतर कब होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जब सेल खुले परिपथ में होता है यानी ओपन कुंजी रहती है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब जब हम किसी सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर और सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। ये चीज़ हमको पता है ना। विद्युत प्रवाह को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर विद्युत जो प्रवाहित होता है वह कंटिन्यूअस रहे, तो यह ऊर्जा सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमको मिलता है। क्लियर। अब यहाँ पर इस विद्युत वाहक बल को हम दूसरे शब्दों में इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक धनावेश को पूरे परिपथ यानी सेल सही, है ना, पूरा परिपथ मतलब सेल भी इंक्लूडेड है, प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ओके, इसको हम इस तरह से ई से डिनोट करते हैं और ईएमएफ से भी इसको दर्शाया जाता है। अब इसके मात्रक पर आते हैं। मात्रक इसका वोल्ट होता है क्योंकि यह विभवांतर का ही एक रूप है, तो वोल्ट है ये, और जूल प्रति कूलाम भी है और वॉट एम्पियर भी है। इसके लिए अब हम फार्मूला देखते हैं, किस प्रकार से हम फार्मूला निकालेंगे। यदि हम Q आवेश को पूरे परिपथ में चलाते हैं तो वहाँ पर W ऊर्जा व्यय होती है, या उसको पूरे एकांक इस Q आवेश को पूरे परिपथ में चलाने पर उसको जो कार्य करना पड़ता है वो W के रूप में होता है। तो उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, विभवांतर के ही परिभाषा के इक्विवेलेंट होता है, यानी E = W/Q। इस फॉर्मूले से हम इसको दर्शा सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग इसका मात्रक अभी हम देखें, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वोल्ट विभवांतर का ही इक्विवेलेंट है तो, और W का SI सिस्टम में हम निकाल रहे हैं जूल प्रति कूलाम, और इसी का ही आगे हम निकालें W की वैल्यू अगर रखें तो वहाँ पर फिर वॉट प्रति
एम्पियर मिलेगा हमको। ओके, W की जब हम वैल्यू रखते हैं उस कंडीशन में। तो इस प्रकार से हमको विद्युत वाहक बल के बारे में पता चल गया। ठीक, अब हम डेफिनेशन सेकंड और थर्ड से ये देख सकते हैं कि एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा, यानी कि जो व्यय हुई ऊर्जा है वो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर के बराबर होती है। ओके, तो इस प्रकार से यह दोनों सेल के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वह अधिकतम उस समय होता है जबकि सेल खुले परिपथ में होता है, यानी कि उसमें धारा नहीं ली जा रही रहती है, उसी समय होता है। तभी हम ये कह सकते हैं कि जब सेल खुले परिपथ में है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को उस सेल का विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, पहले डेफिनेशन के अनुसार से। क्लियर? तो इस तरह से आपको विद्युत वाहक बल को यह समझना है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसका लाक्षणिक गुण होता है, यानी सेल का एक प्रॉपर्टी होता है। ओके, और किसी सेल का विद्युत वाहक बल का मान इलेक्ट्रोडों यानी दोनों इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य जिस पर इलेक्ट्रोड वहाँ डूबा हुआ है कि उस विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी दो बात पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड पर और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। और किसी सेल के लिए यह नियत होता है, किसी भी सेल के लिए नियत होता है ये, यानी जो भी हम अगर देखते हैं हमारे पास अगर कोई सेल हमको दिया हुआ है तो उस सेल में EMF लिखा हुआ रहता है, वो नियत होता है। ओके, और यानी मार्केट से जब हम लेकर आ रहे हैं तो हमको जो सेल है, सेल में EMF लिखा हुआ रहता है वोल्ट के फॉर्म में, वो यही रहता है और वह यूज़ नहीं हुआ रहता है। ओके, यानी परिपथ में वो कनेक्टेड नहीं है तब की उसकी वैल्यू है। क्लियर? तो यह इलेक्ट्रोडों के आकार, उनके बीच की दूरियों और विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर। चूँकि यह विद्युत वाहक बल, हालांकि विद्युत वाहक बल आवेश को पूरी परिपथ में चलाता है, लेकिन यह किसी भी प्रकार का बल नहीं है, ये चीज़ हमको याद रखना है। यह एक विभवांतर है, यानी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है और मैक्सिमम विभवांतर है ना, यानी जब परिपथ खुला है उस कंडीशन में। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को विद्युत वाहक बल के बारे में समझ में आ गया होगा। यानी विद्युत वाहक बल अगर सामान्य स्थिति में हम अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम टर्मिनल विभवांतर यानी TPD के बारे में, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हम परिपथ बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर हम सेल लिए हैं, इसका प्लस और ये ऋण इलेक्ट्रोड हैं, और इसके साथ फिर हम यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध लगा दिए और फिर इधर कुंजी लगा दीजिए। तो कुंजी का कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह जो है क्लोज कंडीशन में है। ठीक है, यानी हम ये देखते हैं इस परिपथ में सबसे पहले R बाह्य प्रतिरोध, E सेल है जो यूज़ में है। इसके पहले हम विद्युत वाहक बल में देखें कि E जो था वहाँ पर सेल, वह यूज़ में नहीं था, मतलब वहाँ धारा नहीं ली जा रही थी, यानी वहाँ पर परिपथ खुला था। और यहाँ पर परिपथ कैसा है? बंद परिपथ है, यानी E जो सेल है वो यूज़ में है। इसका मतलब ये है कि सेल बंद परिपथ में है, यानी इस सेल से धारा ली जा रही है इस प्रकार से। ओके, और कुंजी के यह जो है क्लोज्ड कुंजी, यानी कि यहाँ पर उसका नॉब लगा हुआ है और यहाँ परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर? तो इसी को हम बंद परिपथ, क्लोज सर्किट, और सेल जो है वह यूज़ में है, इसलिए इन यूज़ करके लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा कि जब किसी भी सेल को अगर हम खुले परिपथ में होता है, यानी कि उस सेल से धारा
नहीं ली जाती है तो उसके इलेक्ट्रोड के बीच में विभवांतर मैक्सिमम कंडीशन में होता है। लेकिन जब सेल बंद परिपथ में होता है, जैसे कि यहाँ पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस सेल से धारा ली जाती है। ऐसा मैंने अभी बताया भी आपको। तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा यहाँ पर उच्च विभव से, यह उच्च विभव है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। यानी उच्च विभव से, उच्च विभव वाला कौन है? धन इलेक्ट्रोड है, और निम्न विभव वाला कौन है? ऋण इलेक्ट्रोड है। वहाँ से इधर प्रवाहित होती बाह्य परिपथ में। लेकिन सेल के अंदर इसके विपरीत होता है। यहाँ पर कम विभव वाले ऋण इलेक्ट्रोड से अधिक विभव वाले धन इलेक्ट्रोड की ओर वहाँ धारा प्रवाहित होती है। ओके, एक बार और फिर से देख लीजिए। बाह्य परिपथ में यहाँ धारा कहाँ पर होगा? अधिक विभव वाले यानी उच्च विभव वाले धन इलेक्ट्रोड से ऋण विभव वाले यानी निम्न विभव वाले ऋण इलेक्ट्रोड की ओर धारा प्रवाहित होती है। और सेल के अंदर में धारा निम्न विभव वाले ऋण इलेक्ट्रोड से उच्च विभव वाले धन इलेक्ट्रोड की ओर धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? ये आपको समझना है और आप दिमाग में आप लोग रखिएगा। क्लियर? तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बंद परिपथ की स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर का मान है वह कम हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि जब सेल बंद परिपथ में हो तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। क्लियर? इसके पहले जब सेल खुले परिपथ में होता था तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता था। दोनों में यही अंतर है। वहाँ पर खुला परिपथ और इलेक्ट्रोडों के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज था, है ना, विभवांतर था। और यहाँ पर बंद परिपथ है और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, किसके? सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर कम होता है। ओके, तो उस सेल को इसी को ही हम उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं और इसको V से दर्शाया जाता है। इसका संकेत V है और चूंकि यह विभवांतर है यानी इसका मात्रक भी को क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो इस प्रकार विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, इन सभी का मात्रक एक ही है और वो है वोल्ट। ओके, और यही डेफिनेशन को हम दूसरे शब्दों में भी इस प्रकार से कह सकते हैं। चलिए, एकांक धन आवेश को बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। यह हम दूसरे शब्दों में टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा दे सकते हैं और इसको और दूसरे शब्दों में भी और इसकी परिभाषा दे सकते हैं। वो ये है, एकांक धन आवेश को बाह्य परिपथ में चलाने के लिए सेल को जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल कैसा यूज़ होगा? जैसे हम किसी सेल को लाए हैं और उसको हम किसी भी उपकरण से हम कनेक्ट कर दिए हैं और वो यूज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो विभवांतर होगा वो टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। क्लियर? अब इसके लिए हम फार्मूला निकाल सकते हैं। यदि हम वहाँ जो आवेश प्रवाहित हो रही है परिपथ में, बाह्य परिपथ में, उसको Q ले लें तो Q आवेश को बाह्य परिपथ में चलाने पर जो ऊर्जा व्यय होती है या जो कार्य करना पड़ता है उसको हम W डैश दे दें। वहाँ हम विद्युत वाहक बल वाले में चूँकि वहाँ पर खुला परिपथ था इसलिए उसको W ले लिए थे, यहाँ पर बंद परिपथ है इस वजह से यहाँ पर इसको W डैश ले लिए। ओके, तो सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होगा, विभवांतर के ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग V = W डैश अपॉन Q, यह हम दे सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके टर्मिनल विभवांतर और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण खर्च हुई
ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। ओके, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा हमेशा सेल के टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। सपोज हम विद्युत वाहक बल को E से दर्शाते हैं और टर्मिनल विभवांतर को V से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। ये पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब मैं यहाँ पर विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर आपको मैंने बताया, तो थोड़ा सा आपको विभवांतर के बारे में यहाँ पर रिवीजन करवा देती हूँ। विभवांतर मतलब ये होता है कि किसी भी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में, इन शब्दों में अगर कहें एकांक धनावेश के परिप्रेक्ष्य में, तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो व्यय हुई ऊर्जा या किया गया कार्य है वही ही विभवांतर कहलाता है वहाँ पर। ठीक है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का। तो इस तरह से ये एक होते हुए भी अलग होते हैं, क्योंकि इनके कंडीशन अलग अलग होते हैं। और जैसे विद्युत वाहक बल और विभवांतर में भी एग्ज़ाम्स में अंतर आता है उसमें, तो आप उनके अंतर आप याद कीजिएगा। आपको पता होगा कि एक मैं थोड़ा सा उनमें डिफरेंस बता देती हूँ। विद्युत वाहक बल और विभवांतर, विद्युत वाहक बल का जनरली यूज सेल, बैटरी, डायनामो, जनरेटर वगैरह में होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है? विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को दर्शाता है वो। ओके, और विद्युत वाहक बल जो रहता है वह मेन खुले परिपथ में होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। और यदि हम परिपथ को भंग कर देते हैं, यानी परिपथ ब्रेक कर देते हैं, तो इसका अस्तित्व रहता है। किसका? विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहेगा। लेकिन विद्युत परिपथ अगर भंग कर दिया जाता है तो विभवांतर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्लियर? और अभी मैंने एक और चीज़ बताया आपको कि विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर से यह विद्युत वाहक बल का मान बड़ा होता है। तो क्लियर? तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं आपको याद रखना है। और विद्युत वाहक बल के कारण किसी विद्युत धारा में धारा भी प्रवाहित होती है, विद्युत वाहक बल के कारण, क्योंकि यह क्या है? किसी भी सेल का लाक्षणिक गुण होता है और उसी से ही तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है? तो लेकिन वहाँ जो विभवांतर है वो क्या होता है? किसी भी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण वहाँ विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ हमने कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं देखे, कौन कौन से आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। आप इनको तैयार कीजिएगा। ओके, थैंक यू।